हेलो एवरीवन, वेलकम टू नीट प्लस। आई होप सो आप सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा हमारा जैव प्रक्रम के बारे में। हमारा जैव प्रक्रम का एक पोर्शन कंप्लीट हो चुका है जो था हमारा पोषण। अब हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट होएगा जिसे हम बोलेंगे मानव में श्वसन तंत्र। आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्वसन तंत्र की स्टार्टिंग, जिसमें हमने पढ़ना है क्या कि हम जो पर्यावरण से क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन, और पर्यावरण को बदले में क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इस प्रक्रिया को क्या किया, श्वसन। श्वसन के अंदर कौन सा महत्वपूर्ण अंग होगा जो क्या करेगा, श्वसन में सहायक होगा। तो हमारा श्वसन में सहायक होने वाला अंग कौन सा आ जाएगा, हमारे फेफड़े। अब श्वसन कितने प्रकार का है, श्वसन की प्रक्रिया में और कौन कौन से श्वसन तंत्र में हमें अंग साथ में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, उसके बारे में पढ़ना है। तो चलिए बिना देरी से स्टार्ट करते हैं मानव में श्वसन तंत्र। सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि मानव का श्वसन तंत्र क्या होता है। सबसे पहले एक टर्म में देखें हम, एक टर्म आएगी हमारे पास, क्या, सांस लेना। ठीक है, सांस लेना नॉर्मली हम क्या ले रहे हैं, ब्रीदिंग। सांस लेना मतलब हमारी क्या हो जाएगी, ब्रीदिंग। नॉर्मली अगर बोले कि सांस लेना क्या होगा, तो हम पर्यावरण से क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ली और पर्यावरण को बदले में क्या दे दी, कार्बन डाइऑक्साइड। नॉर्मली क्या होगा, गैसों का आदान प्रदान, जिसे हमने क्या बोल दिया, ब्रीथिंग। गैसों का आदान प्रदान, जिसे हमने क्या बोल दिया, ब्रीथिंग। गैसों का आदान प्रदान को हमने क्या बोल दिया, ब्रीथिंग या नॉर्मली सांस लेना। अब हम दूसरी तरफ आए, हमारे पास एक टर्म आ गई, क्या, श्वसन, यानी कि रेस्पिरेशन। श्वसन, श्वसन का मीनिंग है क्या, कि हमने जो खाना खाया है, हमने खाना किस फॉर्म में खाया है, हमने खाना खाया है किस फॉर्म में, ग्लूकोज की फॉर्म में। हमने क्या खाना खाया, ग्लूकोज की फॉर्म में हमने खाना खाया। इस ग्लूकोज को तोड़कर इससे क्या निकाल ली हमने, ऊर्जा। इस ग्लूकोज को तोड़कर हमें खाना खाने से क्या मिलेगी, ऊर्जा। यानी कि जो हमारा भोजन होगा उसको खाने से क्या मिलेगी, हमें ऊर्जा मिलेगी। ये जो ऊर्जा मिल रही है इसे हमने क्या नाम दे दिया, श्वसन। इसे हमने क्या नाम दे दिया, श्वसन। तो हम नॉर्मली बोल सकते हैं कि अगर आपको याद होगा कि एक होता है ऑक्सीकरण, एक होता है अपचयन। अगर ऑक्सीजन जुड़ती है तो उसे बोला जाता है ऑक्सीकरण। अगर ऑक्सीजन बाहर यानी कि नहीं जुड़ती तो उसे क्या बोला जाएगा, अपचयन। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ कि हमारे पास डेफिनेशन यानी कि इसकी परिभाषा क्या आ गई, क्या, कि कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ का ऑक्सीकरण, जिसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, क्या कहलाता है, श्वसन। यानी कि हमने क्या खाया, भोजन। भोजन के रूप में क्या था हमारे पास, ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को क्या मिली, ऑक्सीजन, और इससे क्या निकलेगी, ऊर्जा। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपस्थिति में खाद्य पदार्थ का क्या हो गया, ऑक्सीकरण, और जिससे क्या मुक्त होगी, ऊर्जा। उसे हमने क्या बोल दिया, श्वसन। अब ऊर्जा के लिए कोशिकाएं पोषक तत्वों का ऑक्सीजन द्वारा क्या करेंगी, ऑक्सीकरण करती हैं। किसी के साथ ऑक्सीजन जुड़ना क्या होगा, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण करके क्या करेगी, इस भोजन को तोड़कर उससे क्या मुक्त करवाएगी, ऊर्जा। इस चीज को हमने क्या बोल दिया, श्वसन बोल दिया। अब हमारे शरीर के अंदर कौन कौन से अंग मिलकर किसका सम्मिलित रूप बनाएंगे, श्वसन तंत्र का, तो वो देखते हैं। अब देखिए, जो ऊर्जा मुक्त हुई है वो ऊर्जा हमेशा किस रूप में होती है, ए टी पी। जो भी ऊर्जा मुक्त हुई है वो किस रूप में होगी, एटीपी के रूप में। तो एटीपी का पहले देखें कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या है हमारे पास, एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट।
क्या होगा, एडिनोसिन ट्राई फोस्फेट। ठीक है, तो जो हमारे पास ऊर्जा आई है वो किस रूप में आई है, एडिनोसिन ट्राई फोस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फोस्फेट। अब ये आ गई हमारे पास क्या, श्वसन की इक्वेशन। ये क्या है हमारे पास, श्वसन। अब श्वसन को देखें तो हमने क्या खाया, खाना किस रूप में खाया हमने खाना, ग्लूकोज के रूप में। किस रूप में खाया, ग्लूकोज। ग्लूकोज को जब क्या मिली, ऑक्सीजन। ग्लूकोज का फॉर्मूला हमें पता है क्या था, C6H12O6। जब ग्लूकोज के साथ क्या जुड़ी, ऑक्सीजन, तो इसने क्या मुक्त की, हम जब ऑक्सीजन को लेंगे तो बदले में हम क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो बनेगी बनेगी, प्लस क्या मिली हमें, ऊर्जा। और ऊर्जा हमेशा किस रूप में होती है, एटीपी के रूप में, ये याद रखना है। तो हमारे पास श्वसन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, ग्लूकोज का क्या हुआ, ऑक्सीकरण, जिससे क्या मुक्त हुई, ऊर्जा, और प्लस CO2, यानी कि हम क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन, और बदले में क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। और ये कब बनेगा, जब हमने खाना खाया, खाने का क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, यानी कि खाना टूटेगा और हमें क्या देगा, ऊर्जा देगा। हम पर्यावरण से ऑक्सीजन लेंगे और बदले में पर्यावरण को क्या देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए नेक्स्ट, श्वसन क्रिया कैसी क्रिया है, सरल है या जटिल है, तो हम बोलेंगे जटिल जैविक क्रिया है। कैसी है, जटिल जैव क्रिया है, जिसमें भोजन का क्या होगा, जो खाना हमने पोषण में पढ़ा था कि भोजन का क्या हो गया, पाचन, उस पचित भोजन का क्या हो जाएगा, ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मीनिंग है ऑक्सीजन की उपस्थिति। ऑक्सीकरण का क्या मीनिंग है, ऑक्सीजन की उपस्थिति। ये पढ़ लिया हमने क्या, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या मिलेगी, ऊर्जा। क्या मिलेगी, ऊर्जा, और प्लस साथ में क्या मुक्त होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, जो श्वसन की क्रिया हमारे शरीर में हो रही है, हमारा शरीर किससे मिलकर बना हुआ है, सबसे बेसिक इसकी इकाई क्या हो जाएगी, कोशिका। कोशिका हमारे शरीर की क्या होती है, संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। एक कोशिका की अगर नॉर्मली संरचना देखें तो कोशिका के बाहर क्या हो जाएगी, कोशिका झिल्ली, अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, इसके एक द्रव, जिसे हमने क्या नाम दे दिया था, कोशिका द्रव। बीच में क्या मिलेगा हमें, एक सर्कुलर यानी कि गोलाकार संरचना, जिसे हमने क्या नाम दे दिया था, केंद्रक। और यहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, कुछ कोशिकांग मिलेंगे। हमें क्या मिलेंगे, कुछ कोशिकांग मिलेंगे। इस कोशिकांग को आपको याद होगा कि हमने कोशिकांग पढ़े हुए हैं, बहुत सारे कोशिकांग पढ़े हुए हैं। हमने पढ़ा हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, अंतःप्रद्रव्य जालिका पढ़ी हुई है, राइबोसोम पढ़े हुए हैं, लाइसोसोम हो गया, और रिक्तिका पड़ी हुई है। ये सारे क्या होंगे, कोशिकांग। और ये जो श्वसन की क्रिया है वो कौन से कोशिकांग में संपन्न होती है, तो वो किसके अंदर होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हमें पता है कि हम माइटोकॉन्ड्रिया को और क्या बोलते थे, पावर हाउस, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि जो ऊर्जा संग्रह है वो कौन था, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जितनी भी ऊर्जा मुक्त हो रही है, तो कौन मदद करेगा ऊर्जा को मुक्त करने में, माइटोकॉन्ड्रिया। और इसमें क्या होगा, ऊर्जा का निर्माण होगा। और ऊर्जा किस रूप में होगी, ऊर्जा हमें मिलेगी किस रूप में, एटीपी के रूप में, जिसे हमने देखा कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, एडिनोसिन, एडिनोसिन ट्राई फोस्फेट, एडिनोसिन ट्राई फोस्फेट। क्लियर,
ये हुआ हमारे पास क्या श्वसन के बारे में पॉइंट्स कि श्वसन कैसी क्रिया है, एक जटिल है जिसमें भोजन जो पचा हुआ भोजन है उसका ऑक्सीकरण होगा, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या मुक्त होगी ऊर्जा, और ये कहाँ पर संपन्न होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोला जाता है पावर हाउस यानी कि ऊर्जा का संग्रह घर या फिर ऊर्जा का घर बोला जाएगा। और क्या किसका निर्माण होगा एटीपी का। एटीपी का पूरा नाम क्या पूछ लेंगे आपसे कि एटीपी का पूरा नाम बताइए, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब देखिए ये मैंने बता दिया ब्रीथिंग यानी कि नॉर्मली सांस लेना, ब्रीथिंग यानी कि श्वास यानी कि सांस लेना, यानी कि सांस लेना। अब देखो इसके अंदर क्या चल रहा है कि हमने ऑक्सीजन का ग्रहण किया और CO2 को छोड़ना, यानी कि हमने पर्यावरण से हमारी कोशिका यानी कि शरीर में क्या गई ऑक्सीजन, और बदले में हमने क्या दे दिया कार्बन डाइऑक्साइड। नॉर्मली जो अब हम कर रहे हैं क्या सांस लेना और सांस को छोड़ना, यानी कि ऑक्सीजन को लेना और बदले में क्या दे देना कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये सारी प्रक्रिया हो रही है वो किसके अंदर होगी हमारे फेफड़ों में, यानी कि हमारे लंग्स में, हमारे फेफड़ों में ये क्रिया संपन्न हो रही है। इसके अंदर ऊर्जा का निर्माण नहीं होता। देखो ऊर्जा का निर्माण कब होगा जब हमने खाना खाया, जैसे ही हम खाना खाएंगे, जैसे ही हम खाना खाएंगे उस खाने के टूटने से यानी कि उसका ऑक्सीकरण होने से क्या मुक्त होगी ऊर्जा। अब नॉर्मली सांस लेने में ऊर्जा का मुक्त नहीं होगा, रक्त में O2 का मिलना और बदले में क्या हो जाएगा CO2 का निकलना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस किया हुआ है स्थलीय जीव और जलीय जीव में, यानी कि ऐसे जीव जो कहाँ रहेंगे स्थल पर रहेंगे उनके अंदर श्वसन कैसा होगा, और ऐसे जीव जो जल में रहेंगे उनके अंदर श्वसन कैसा मिलेगा। तो देखिए जो स्थल पे रहेंगे उनके अंदर कैसा मिलेगा वायुमंडल में उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करना, ये क्या करेंगे वायुमंडल में उपस्थित जो ऑक्सीजन है उसको लेने का काम करेंगे, क्योंकि हम किससे ले रहे हैं स्थलीय जीव पर्यावरण से ऑक्सीजन को ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ गया मनुष्य यानी कि जितने भी मानव है उन सब के अंदर कैसा होएगा स्थलीय जीव है तो क्या होएगा नॉर्मली पर्यावरण से ऑक्सीजन को क्या करेंगे ग्रहण करेंगे। अब हमारे अंदर क्या होगी श्वसन दर क्या होगी कम होगी, श्वसन दर क्या होगी कम। अगर इधर बात करें तो ये वायुमंडल में है और ये जल में है, जलीय जीव यानी कि कहाँ मिलेंगे जल में मिलेंगे, किस में मिलेंगे जल में मिलेंगे। अब ये जल में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे, क्योंकि जल है जल में क्या होएगा H2O, ऑक्सीजन क्या होगी जल में घुली होगी उस जल का ये उपयोग करेंगे। जितने भी जलीय जीव है इनके अंदर श्वसन दर क्या होगी ज्यादा होगी, इनके अंदर श्वसन दर क्या होगी ज्यादा, और स्थलीय वाले के अंदर श्वसन दर क्या होगी कम होगी। फोर्थ नंबर दिया हुआ है ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में, यहाँ पर क्या होगी जल में ऑक्सीजन क्या होगी कम। हम पर्यावरण से ऑक्सीजन ले रहे हैं तो पर्यावरण में बहुत ज्यादा मात्रा में हम क्या ले रहे हैं आराम से सांस ले सकते हैं, लेकिन जलीय जीव क्या करेंगे सिर्फ जल में घुली हुई ही ऑक्सीजन को लेंगे। तो जल के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, इसकी तुलना करें किससे पर्यावरण से। हमारे अंदर जो श्वसन है वो किसके द्वारा होएगा फेफड़ों के द्वारा, और इनके अंदर जो श्वसन होएगा उस वो किसके द्वारा होएगा क्लोम के द्वारा। तो हमारे पास दो डिफरेंस आ गए क्या, एक तो स्थलीय जीव का और एक जलीय जीव का। ऐसे जीव जो हमें कहाँ मिलेंगे स्थल पर मिलेंगे, ऐसे जीव जो कहाँ मिलेंगे हमें स्थल पर मिलेंगे उसे हमने क्या बोल दिया स्थलीय जीव। जल में मिलने वाले जीव कैसे हो जाएंगे जलीय जीव, ये इनके अंदर जो स्थल पे रहेंगे वो क्या करेंगे पर्यावरण से ऑक्सीजन को लेंगे, जो जल में रहेंगे वो किस में रहे किससे ऑक्सीजन लेंगे जल से घुली हुई ऑक्सीजन। स्थलीय जीव का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा जितने भी मनुष्य हैं वहां पर जलीय जीव आ जाएगा। स्थल पे रहने वालों की जो श्वसन दर है वो कम होती है, जल में रहने वालों की श्वसन दर क्या होती है ज्यादा, यानी कि बहुत तेजी से सांस लेते हैं। ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा मिलती है हमें पर्यावरण में, लेकिन स्थल जलीय के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है कम होती है। जो स्थल होएगा उसका एग्जाम्पल क्या है हमारे अंदर क्या मिलेंगे फेफड़े। जलीय जीव के अंदर जो श्वसन है वो उसके लिए क्या मिलेगा हमें क्लोम।
उसके लिए हमें क्या मिलेगा, क्लोम। तो ये आ गया हमारे पास बहुत बड़ा डिफरेंस, अंतर किसमें, स्थलीय जीव में और जलीय जीव में। देखिए ये क्या आ गई अपने पास, इसकी नोज यानी कि नाक, यहां से इसने क्या ली, ऑक्सीजन। अब मेन अंग हमारे पास क्या आ जाएंगे, फेफड़े। इस फेफड़े की अगर हम क्या देखें, अंदर की स्ट्रक्चर देखें, तो हमें पता लगेगा जो श्वसन है उसकी इकाई क्या होगी, वायु कूपिकाएं। यानी कि फेफड़े हैं, अगर हम इसकी इकाई की बात करें, इसकी इकाई क्या होगी, वायु कूपिका। इसकी इकाई क्या हो जाएगी, वायु कूपिका। इसकी इकाई क्या हो जाएगी, वायु कूपिका हो जाएगी। और ये हमारे पास लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, डायाफ्राम। ये हमें लास्ट में क्या मिल जाएगा, डायाफ्राम। क्लियर। अब देखो मनुष्य में श्वसन दिया हुआ है, अब किस में दिया हुआ है, मनुष्य में। अब किस में दिया हुआ है, मनुष्य में श्वसन कैसे होगा वो दिया हमें। देखते हैं कि क्या क्या स्टेप है श्वसन के। ऑक्सीजन और CO2 के परिवहन की क्रिया फेफड़ों द्वारा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को ग्रहण कर सभी अंगों तक पहुंचाता है। तो हम बात करें अगर हमारे रक्त की, अगर हम बात करें हमारे रक्त की, तो हमारे रक्त में क्या प्रेजेंट होगा। अगर हम बात करें किसकी, हमारे रक्त की, तो हमारे रक्त के दो पार्ट मिलेंगे। एक मिलेगा क्या हमें, प्लाज्मा, और एक सेकंड पार्ट में क्या मिलेगा, रक्त कणिका। ठीक है। अब रक्त कणिका में हम, या एलिमेंट जो कोशिकाएं हैं, रक्त कोशिकाएं, उसमें हम दो पढ़ेंगे, एक तीन पढ़ेंगे सॉरी, RBC, WBC और प्लेटलेट्स। और क्या पढ़ेंगे, प्लेटलेट्स। यानी कि लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, और तीसरी हमें क्या आ जाएगी, प्लेटलेट्स। थर्ड क्या आ जाएगी, प्लेटलेट्स। लाल रक्त कणिका और श्वेत रक्त कणिका, और तीसरी क्या आ जाएगी, प्लेटलेट्स। तो हमें कहा कि ऑक्सीजन है, हमारे जो रक्त का रंग होगा वो कैसा होगा, लाल। रक्त का रंग कैसा मिलेगा, लाल। क्यों लाल होगा, क्योंकि हमारे रक्त में क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन। हमारे रक्त में क्या मिलेगा, हीमोग्लोबिन, जो क्या होगा, जिसमें क्या होएगा, आयरन उपस्थित होएगा। इस हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण हमारे जो रक्त है उसका रंग क्या मिलेगा, हमें लाल रंग मिलेगा। अब देखो जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन के लेके जा सकता है, तो ये अपनी तरफ क्या करेगा, 4 अणु ऑक्सीजन के बांध कर, बाइंड करके अपने चारों तरफ बांध कर एक जगह से दूसरी जगह पर, यानी कि एक अंग से दूसरे अंग पर ले जाने का काम करता है कौन, हीमोग्लोबिन। एक हीमोग्लोबिन 4 अणु ऑक्सीजन को अपने साथ जोड़कर एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाने का काम करता है। तो यहाँ पे दिया है कि हीमोग्लोबिन जो कहाँ मिलेगा, हमारी लाल रक्त कणिका में। जो कहाँ मिलेगा हमें, लाल रक्त कणिका में। ऑक्सीजन को ग्रहण कर क्या करेगा, सभी अंगों तक पहुंचाता है, पहली बात। दूसरा क्या कह रहा है, ग्लूकोज के खंडन से ऊर्जा में परिवर्तन द्वारा CO2 का निर्माण होता है, ये हमें पता है। ठीक है, CO2 का निर्माण हो गया। अब तीसरा ये क्या कहता है कि जो CO2 का प्लाज्मा में घुलना, अब CO2 बाहर कैसे निकलेगी, इस प्लाज्मा में। CO2 किसके थ्रू बाहर निकलेगी, प्लाज्मा में। CO2 का प्लाज्मा में घुलना, प्लाज्मा का CO2 का पुनः रक्त से वायु में निकालना, और नासा द्वारा कैसा हो जाएगा, ये बाहर की तरफ CO2 बाहर चली जाएगी। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखिए नेक्स्ट, अब हमें दिया हुआ है एक बार क्या, कि जो श्वसन होगा वो दो प्रकार से हो सकता है, एक वायवीय श्वसन और एक दिया हुआ है अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन से समझ आ रहा है कि इसकी उपस्थिति में होना चाहिए, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति।
ऑक्सीजन की उपस्थिति। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो कैसा श्वसन मिलेगा हमें? वायवीय श्वसन। अगर हम यहाँ पर क्या कर दें, ऑक्सीजन की कमी या फिर क्या हो, अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की कमी या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो, उसे क्या बोला जाएगा? अवायवीय श्वसन बोला जाएगा। ठीक है, अब मैं एक इक्वेशन लिख रही हूँ जो कॉमन है। सबसे पहले क्या होएगा? ग्लूकोज, हमेशा ग्लूकोज सबसे पहले जो टूटेगा वो किसके अंदर टूटेगा? पायरूवेट में। किसमें टूटेगा? पायरूवेट में। ये सबके लिए कॉमन स्टेप है कि जो ग्लूकोज है वो किसमें टूटेगा? पायरूवेट में टूटेगा। और ये सारी प्रोसेस, ये जो सारी क्रिया होगी, ये कहाँ हो रही होगी? कोशिका द्रव्य में। ये सारी प्रोसेस, ये सारी क्रिया किसके अंदर होगी? कोशिका द्रव्य में। इस प्रोसेस को क्या बोला जाएगा? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस, इसे क्या बोलेंगे हम? ग्लाइकोलाइसिस, इस प्रक्रिया को। तो नॉर्मली क्या हुआ, हमारे पास दो प्रकार के श्वसन हो गए, वायवीय और अवायवीय। वायवीय में क्या होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति। अवायवीय में क्या होगा? या तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी या ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी? अनुपस्थिति। सबसे पहले क्या था? ग्लूकोज। फर्स्ट स्टेप में सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या है? ग्लूकोज। सबसे पहले हमारे पास क्या है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज सबसे पहले किस में बदलेगा? पायरूवेट में। किस में बदलेगा? पायरूवेट में। और ये प्रक्रिया कहाँ हो रही होगी? हमारे कोशिका द्रव्य में। ठीक है, और इस प्रक्रिया का नाम क्या दिया हुआ है हमने? इस प्रक्रिया का नाम क्या दिया हुआ है हमने? ग्लाइकोलाइसिस। इस प्रक्रिया का नाम क्या दे दिया हमने? ग्लाइकोलाइसिस। यहां तक क्लियर हुआ? अब देखो, ये जो पायरूवेट है, अगर इस पायरूवेट को क्या मिल जाए? ऑक्सीजन। अगर इस पायरूवेट को क्या मिल जाए? ऑक्सीजन। यानी कि पायरूवेट को अगर मिल जाए क्या? ऑक्सीजन, तो इसे हम क्या बोल देंगे? वायवीय श्वसन। इसे हम क्या बोल देंगे? वायवीय श्वसन। अगर इस पायरूवेट को क्या मिलेगी? ऑक्सीजन। जैसे इस पायरूवेट को ऑक्सीजन मिलेगी, ये क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, जल प्लस ऊर्जा। ऊर्जा किस रूप में बनाएगा? एटीपी में। यहाँ पे जो एटीपी बनेगा, यानी कि एडिनोसिन जो फास्फेट बनेगा, या तो वो 36 हो सकते हैं या फिर वो क्या हो सकते हैं? 38 हो सकते हैं। और ये जितनी भी प्रक्रिया होगी, ये किसके अंदर चल रही होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये कहाँ चल रही होगी? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये हो गया हमारे पास क्या? वायवीय श्वसन। अब हमारे पास आता है क्या? अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाए, दो स्टेप आएंगे। अगर यहाँ पर क्या आ जाए? ऑक्सीजन की कमी हो जाए। अगर क्या हो जाए? ऑक्सीजन की कमी। पहली बात, अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो पायरूवेट से क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल। क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल बनेगा। ठीक है, पायरूवेट से क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल। और ये प्रक्रिया किसके अंदर हो रही होगी? ये प्रक्रिया हो रही होगी किसमें? कोशिका द्रव्य में। ये किसमें हो रही होगी? कोशिका द्रव्य में। और पहली वाली कॉमन है, वो किसमें होती है? कोशिका द्रव्य में। अगर ऑक्सीजन मिल जाएगी तो किसमें होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में। नहीं तो किसके अंदर चल रही है? कोशिका द्रव्य में। अगर ऑक्सीजन की कमी है तो क्या बनेगा? लैक्टिक अम्ल। अगर ऑक्सीजन क्या कर दे? अनुपस्थित कर दे। अगर क्या कर दे? ऑक्सीजन अनुपस्थित कर दे।
अगर ऑक्सीजन क्या कर दी, अनुपस्थित कर दी। ये कैसा चल रहा है, अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन। ये कैसा चल रहा है, अवायवीय श्वसन चल रहा है। अगर ऑक्सीजन की क्या कर दें, अनुपस्थिति कर दें, तब हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट से, पायरुवेट से क्या बन जाएगा, एथेनॉल, एथेनॉल CO2 प्लस ऊर्जा। ये कहाँ हो रहा होगा, सेम कहाँ हो रहा है, कोशिका द्रव्य में। ये भी कहाँ हो रहा है, कोशिका द्रव्य में। यहाँ पर जो ऊर्जा बनेगी, एनर्जी बनेगी, वो कितने बनेगी, 2 ATP, 2 ATP बनेंगे। और यहाँ पर कितने बनेंगे, 36 से 38 ATP। इसका लास्ट वाला जो हमें उत्पाद मिल रहा है वो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। यहाँ पर हमें लैक्टिक एसिड भी मिल सकता है और क्या मिल सकता है, एथेनॉल। क्या मिल सकता है, एथेनॉल। तो ये अपने पास क्या आ गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आ गया, क्या कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, कैसे अंतर कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, ग्लूकोज। सबसे पहले क्या है हमारे पास, ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या बना, पायरुवेट। और ये प्रोसेस किसमें हो रही है, कोशिका द्रव में। और इसे क्या बोला जाएगा, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, पायरुवेट बन गया। अगर इस पायरुवेट को क्या मिल गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की उपस्थिति में यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। और ऊर्जा किस रूप में मिलेगी हमें, ATP के रूप में मिलेगी। और कितनी मिलेगी, 2 ATP मिलेंगे। अगर ऑक्सीजन की क्या कर दें, कमी कर दें, तो ये क्या बनाएगा, लैक्टिक अम्ल बनाएगा। और क्या बनाएगा, ऊर्जा, यानी कि ATP। ठीक है। तीसरा है, ये हमारी किसमें मिलती है, पेशियों में, यानी कि मसल में। मसल यानी कि पेशियों के अंदर, पेशी में कैसा होगा, ऑक्सीजन की कमी, तो कैसा श्वसन मिलेगा, अवायवीय श्वसन। जब हम बहुत तेज दौड़कर आ रहे हैं या हमने बहुत ज्यादा चला है, तो हमारी पैर की जो मसल्स हैं यानी कि पेशियां हैं, वहां पर गांठें पड़ जाती है। वो गांठें किसकी होंगी, लैक्टिक अम्ल की होंगी। फिर थोड़ा टाइम के बाद, रिलैक्स होने के बाद, आराम करने के बाद वो वापिस से कैसी हो जाएगी, नॉर्मल। अब देखिए जब बिल्कुल अनुपस्थित कर दी, तो अनुपस्थित करने के बाद क्या बनेगा, एथेनॉल यानी कि एल्कोहल, एथेनॉल यानी कि एल्कोहल, CO2 और क्या होगी, ऊर्जा। अब ये किसमें मिलेगा हमें, ये मिलेगा हमें किसमें, फंजाई में। इस क्रिया के द्वारा फंजाई से क्या बनाई जाएगी, ब्रेड और बियर, फर्मेंटेशन से, यानी कि क्या बन गई हमारे पास, एल्कोहल। तो ये आ गया हमारे पास 3 स्टेप, वायवीय और अवायवीय श्वसन। अब देखो हम कर रहे हैं क्या, मानव में श्वसन तंत्र। अब हमारे पास क्या आया, मानव में श्वसन तंत्र, यानी कि मानव का श्वसन तंत्र क्या होगा, नाक से स्टार्ट होगा, क्योंकि हम नाक से क्या लेंगे, ऑक्सीजन। और कहाँ तक हमारा पूरा श्वसन तंत्र जाएगा वो देखना है हमें। अब देखो हमें क्या दिया हुआ है श्वसन तंत्र के बारे में। सबसे पहले ऊपरी श्वसन तंत्र, फिर निचला श्वसन तंत्र, और फिर आएगी हमारे पास श्वसन की मांसपेशियां। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से स्टार्ट करें तो हमारे पास नाक यानी कि नासिका, नाक आएगी। फिर हमारे पास क्या आएगी, ग्रसनी। ग्रसनी के बाद हमारे पास क्या आएगा, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद हमारे पास क्या आएगा, श्वास नली। श्वास नली आगे जाके बंट जाएगी किसमें, श्वसनी में। श्वसनी से आगे ये किसमें खुलेगा, फेफड़ों में। फेफड़ों के नीचे क्या मिलेगा हमें, डायाफ्राम। क्या मिलेगा, डायाफ्राम। क्या मिलेगा, डायाफ्राम। तो इन्होंने क्या बोला कि नाक, ग्रसनी,
और लैरिंग्स। लैरिंग्स हमारा स्वर यंत्र है। ये तीनों मिलकर बनाते हैं क्या, हमारा ऊपरी श्वसन तंत्र। फिर आई हमारी श्वास नली, श्वसनी और फेफड़े। ये हमारा क्या बनाते हैं, निचला श्वसन तंत्र। और लास्ट में हमें क्या बना, डायफ्राम, जो हमारी क्या हो जाएंगी, मसल यानी कि मांसपेशी, जो हमारी क्या हो जाएंगी। तो इस तरह से हमने श्वसन तंत्र को क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, विभाजित कर दिया। श्वसन कहाँ से स्टार्ट होगा, हमारी नाक से, नाक से स्टार्ट हुआ। फिर हमारी क्या जाएगी, ग्रसनी, हमारा लैरिंग्स, लैरिंग्स को क्या बोला जाएगा, जहां से क्या आती है, आवाज प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसे क्या बोला जाएगा, स्वर यंत्र। फिर श्वास नली, श्वसनी और फेफड़े, वो निचला श्वसन तंत्र बनाएंगे। और लास्ट में क्या आ जाएगा हमारे पास, डायफ्राम। देखिए डायग्राम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्या, हमारी सबसे पहले क्या आएगी, नाक, नाक से आगे जाके हमारे पास क्या आएगी, ग्रसनी, नाक आ गई, नाक के बाद हमारी क्या आ रही है, ग्रसनी, ग्रसनी आगे जाके किस में खुलेगी, हमारी कंठ नली में, जिसे हमने क्या बोल दिया, लैरिंग्स बोल दिया। तो हमारा कंठ यानी कि जिसे क्या बोल दिया था, लैरिंग्स, यानी कि जिसे क्या बोला हमने, स्वर यंत्र, क्योंकि इसके कारण क्या होगी, आवाज उत्पन्न, इसके कारण क्या होगी, आवाज उत्पन्न। फिर आई हमारे पास क्या, फिर क्या आई हमारे पास, श्वास नली, क्या आई, श्वास नली, ये हमारी नोज, नोज के आगे यहाँ पे हमारे पास क्या आएगी, ग्रसनी, ये हमारी क्या आ गई, श्वास कंठ नली, ये हमारे पास क्या आ गई, हमारी श्वास नली, जो आगे जाके क्या हो जाएगी, बंट जाएगी दो भागों में, जिसे हमने क्या बोल दिया, श्वसनी, जिसे हमने क्या बोल दिया, श्वसनी। श्वसनी आगे जाके किसमें खुलेगी, फेफड़ों में। कितने फेफड़े आगे, दो फेफड़े, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा। इस फेफड़ों के नीचे सबसे लास्ट में हमें क्या मिल जाएगा, हमारा डायफ्राम। क्या मिल जाएगा, एक मसल मिल जाएगी, पेशी मिल जाएगी, जिसे हमने क्या बोल दिया, डायफ्राम। ये क्या हो जाएगा हमारा बायां फेफड़ा, और ये क्या हो जाएगा, दायां फेफड़ा। ठीक है, तो तीन भागों में बांट दिया था, ऊपरी श्वसन तंत्र, निचला श्वसन तंत्र, और क्या आ जाएगी, मांसपेशियां, जिसके अंदर एक ही आएगी क्या, हमारा डायाफ्राम। ये हुआ हमारा टॉपिक कंप्लीट, कौन सा, हाफ पार्ट किसका, श्वसन तंत्र का, जिसमें हमने सीखा कि श्वसन तंत्र के अंदर पहले तो श्वसन क्या होता है, श्वसन कितने प्रकार का है, और श्वसन तंत्र बनाने में कौन कौन से अंग सहायक है। इसी तरह और अच्छे से रिवाइज पढ़ने के लिए, सिंपल और बिल्कुल सरल लैंग्वेज में पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। Thank you so much. Audio Jungle.